हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्रजेश। आज का टॉपिक जो मैं लेकर आई हूँ वो है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? टकराव। टकराव एक ऐसी सिचुएशन है जो कि किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को बहुत बड़ी कठिनाइयों में डाल देता है। टकराव किन के बीच में होता है? उस वर्क प्लेस पर, उस इंस्टीट्यूशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ये उनके बीच हो सकता है, मैनेजमेंट वर्कर्स के बीच में हो सकता है। बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जिनको लेकर ये टकराव जनरेट होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है किसी भी इंडस्ट्री में। तो आज मैं इसी पर बात करने वाली हूँ कि इस तरह की सिचुएशंस कब आती हैं, इनको कैसे हैंडल किया जा सकता है और ये कितने तरह की हो सकती हैं। सारी चीजें किसी इंडस्ट्री में बहुत ही आम सिचुएशंस होती है, लेकिन इनको कैसे हैंडल किया जा सकता है? बहुत ही आसानी से, मैनेजमेंट के द्वारा। कारण क्या है, क्यों होता है ये कॉन्फ्लिक्ट, ये टकराव की स्थिति क्यों बनती है? सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा कारण है परसेप्शन। किसी भी चीज के बारे में परसेप्शंस अलग अलग होते हैं। ये इंडिविजुअल ओपिनियन होता है जो कि डिफरेंशिएट करता है पर्सन टू पर्सन। दूसरा कारण क्या होता है? इनकॉम्पिटिबिलिटी ऑफ गोल्स। जो गोल हैं उस इंस्टीट्यूशन के या उस कंपनी के, वो अलग अलग हो सकते हैं। कैसे? मैनेजमेंट चाहता है ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकले, बेनिफिशियल हो कंपनी उनके लिए, लाभ लेकर आए और स्मूथली रन करे। जबकि वर्कर्स क्या चाहते हैं? वर्कर्स चाहते हैं कि उनकी सैलरीज हाई हो, उनके काम करने के घंटे कम हो और मैनेजमेंट की तरफ से उनको रिकॉग्निशन मिले। समय समय पर उनको एसेट्स के तौर पर, बोनस के तौर पर उनकी सैलरी में इजाफा किया जाए। तो दोनों की गोल अलग हो गए। डिफरेंसेस इन इंटरप्रिटेशंस। उस सिचुएशन को इंटरप्रेट करना भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा कारण होता है। सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट अलग किया जाता है? कोई मामूली सी बात वर्कर्स के लिए बहुत मैटर कर सकती है, जबकि मैनेजमेंट उस मैटर को बहुत सीरियसली नहीं लेता। तो ये तीन वजह से कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में। सब मिलाकर मैं अगर हिंदी में बताऊं तो ये एक धारणा है, एक ओपिनियन है और लक्ष्यों को लेके असंगति है और लक्ष्यों को लेके तालमेल की कमी है। और जो भी सिचुएशंस होती हैं, जो भी स्थितियां होती हैं, उनको अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है, तब ये कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है। आइए देख लेते हैं कि किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, सबसे बड़ी टकराव की स्थिति जो होती है, वो होती है फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। फंक्शनल से हमारा मतलब ये है कि कार्यात्मक संघर्ष। ये कब पैदा होते हैं? जब किसी भी इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए सही तरीके से काम नहीं हो पाता है। जो भी पॉलिसीज हैं उनको जब मैनेजमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर पाता, जिस ढंग से काम करवाना चाहता है अपने एम्प्लॉइज से, वो नहीं करवा पाता और नतीजा क्या होता है? रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग नहीं आती मैनेजमेंट की, जो कि एक असंतोषजनक स्थिति होती है। तो सबसे बड़ा कारण जो टकराव की स्थितियां पैदा होती हैं किसी इंस्टीट्यूशंस में, किसी भी कंपनी में, जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, उसकी वजह होती है कि कंपनी को स्मूथ तरीके से रन नहीं किया जाना।
और ये कंस्ट्रक्टिव वे में इसको कहते हैं कि सपोर्ट्स द गोल ऑफ द ग्रुप, इम्प्रेस इट्स परफॉर्मेंस, thus a constructive form of conflict. A most efficient way to improve production. मैनेजमेंट चाहता है कि इफिशिएंटली वर्कर्स काम करें जिससे कि उनको आउटपुट मिले, सभी की परफॉर्मेंस अच्छी हो और कंपनी या इंस्टीट्यूशन के लिए वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ सामने आए। डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, ये निष्क्रिय संघर्ष, ये एक अलग तरीके का संघर्ष होता है जिसमें बहुत सारे लोग जो कि इंडिफरेंट नजरिया रखते हैं, उस कंपनी के लिए शुभचिंतक, उस कंपनी के शुभचिंतक नहीं होते हैं और वो बिना वजह कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट, बिना वजह कुछ न कुछ टकराव की स्थितियां क्रिएट करते हैं। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी की रेप्यूटेशन खराब हो रही है, जो मनी जनरेट हो सकता है, जो बेनिफिट जनरेट हो सकता है वो नहीं हो पा रहा है और अनसेटिस्फैक्टरी सिचुएशन मैनेजमेंट के लिए और वर्कर्स के लिए, दोनों के लिए जनरेट हो रही हैं। तो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट भी कंपनी में देखा जाता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। संबंधों को लेकर भी संघर्ष होते हैं। कई बार क्या होता है कि इंटरपर्सनल रिलेशंस जो होते हैं वर्कर्स के बीच में, वो अच्छे नहीं होते। कई बार ये किसी काम को लेके हो सकते हैं, किसी विशेष टास्क को लेके हो सकते हैं और कई बार ये केवल पर्सनल ईगो को लेकर भी हो सकते हैं। किसी दो एम्प्लॉयज के बीच में, किन्हीं दो एम्प्लॉयज के बीच में अगर नहीं बनती है, लाइकिंग नहीं है, काम करने का नजरिया एक नहीं है, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका उनका अलग अलग है, उनकी अप्रोच अलग अलग है, तो भी इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है जिसको कि कहते हैं रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, कई बार ये मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में भी हो सकता है। मैनेजमेंट जिन पॉलिसीज को लेकर आना चाहता है, वर्कर्स उनको लाइक नहीं करते। वर्कर्स का ध्यान उनके बेनिफिट पर है, उनकी सैलरीज पर है, जबकि मैनेजमेंट अपने रिलेशन खराब ना करते हुए भी वर्कर्स के साथ स्मूथ स्थिति चाहता है और समय के साथ अपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना चाहता है। तो इस तरह की स्थितियां जो हैं वो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट लेकर आती हैं, संबंधों में संघर्ष की स्थिति को पैदा कर देती हैं। हाउ टू हैंडलिंग कैसे पॉसिबल है? अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है तो हाउ टू हैंडल इट, कैसे इसे हैंडल किया जाना चाहिए? कंपीटिंग, प्रतिस्पर्धा, एम्प्लॉयज के बीच में अगर प्रतिस्पर्धा जनरेट हो जाती है, कंपटीटर के तौर पे अगर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात होती है, कंपनी के लिए एक अच्छा आउटपुट आता है, कंपनी रिजल्ट्स, अपने गोल्स पूरा करने में कामयाब होती है और वर्कर्स के बीच में भी अपने काम पर इनका फोकस बना रहता है। तो प्रतिस्पर्धा एक ऐसी चीज है, एक ऐसी स्थिति है कि वर्कर्स के बीच में आगे से आगे जाने का सिचुएशन बनाती है। कोलैबोरेटिंग, सहयोग करना, कोऑपरेट करना। अगर वर्कर्स एक दूसरे को सहयोग करने लग जाते हैं या मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में सहयोगात्मक स्थिति बनती है, तो भी इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, तो भी इस टकराव की स्थिति को खत्म किया जा सकता है। सहयोग से हमारा मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ पॉलिसीज में कंपनी चेंज करेगी और कुछ वर्कर्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा अपने मैनेजमेंट को। दोनों की स्थिति अगर सहयोगात्मक बन जाती है तो निश्चित तौर पर
ये किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति हो सकती है और आसानी से कॉन्फ्लिक्ट को, आसानी से टकराव को खत्म किया जा सकता है। कंप्रोमाइजिंग, समझौता कर लेना। ये समझौता कब पॉसिबल होता है? अगर रिसोर्सेस सफिशिएंट है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कंपनी रिच है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, तो मैनेजमेंट समझौते के लिए तैयार हो सकता है और इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को भी समाप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर रिसोर्सेस कम है, देन वर्कर्स को कंप्रोमाइज करना पड़ता है। वर्कर्स को समझौते वाली रणनीति पर काम करना पड़ता है और अपने मैनेजमेंट की सिचुएशन को समझना पड़ता है, अपने बॉस, अपने अथॉरिटीज की बात को सुनना पड़ता है और उसके साथ सिचुएशन को संभालना पड़ता है। ये भी एक कंप्रोमाइजिंग का तरीका है। इस तरीके से भी कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त किया जा सकता है। एक और तरीका है अवॉइडिंग। कई बार वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो एम्प्लॉयज सोचते हैं कि बेटर ये हो कि हम मैनेजमेंट को अवॉइड करें। हालांकि ये बहुत ही गलत अप्रोच है। दोनों के लिए ही सुखद नहीं है, ना ही कंपनी के लिए और ना ही वर्कर्स के लिए। चीजों को अवॉइड करने से चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती हैं। हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? अगर वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों मिलकर बात करते हैं, तो ये अवॉइडिंग वाली सिचुएशन एक को टाला जा सकता है। ये आखिरी स्टेज होती है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को। जब सॉर्ट आउट करना इम्पॉसिबल हो जाता है, तभी दोनों पक्ष इस तरह की सिचुएशन के लिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जनरेट ही ना हो। मिलजुल कर काम करें, वर्कर्स और मैनेजमेंट वर्कर्स के हित की बात करे और वर्कर्स कंपनी के शुभचिंतक हों। ये दोनों के लिए ही बहुत ही सुखद स्थिति होगी। सबसे आसान तरीका यही है, सबसे बेनिफिशियल तरीका यही है। फ्रेंड्स, मैं ब्रिजेश मिश्रा आपके साथ हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू।